हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैंने यूपी पीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक प्लेलिस्ट शुरू की है जिसमें मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रही हूँ। ठीक है, वो भी विथ एक्सप्लेनेशन करा रही हूँ। तो मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में करा रही हूँ। तो आई होप आप पुराने सारे वीडियोस देख चुके होंगे। अभी ये आपका आज मैं पार्ट 4 स्टार्ट कर रही हूँ। इससे पहले 3 और पार्ट एमसीक्यू सीरीज के मैं करा चुकी हूँ आपको कॉमर्स के। ठीक है, जिसमें टीजीटी और पीजीटी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी आए थे वो सब मैंने उसमें आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो आज हम पार्ट 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आई होप आपको सारे वीडियोस पुराने पसंद आए होंगे। ठीक है, उसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप टीजीटी और पीजीटी कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको काफी हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैं जो एमसीक्यूज आपको करा रही हूँ वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और उनसे आपको एक क्वेश्चन से 4-5 कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो है द जनरल पैटर्न ऑफ बिहेवियर, शेयर्ड बिलीफ एंड वैल्यूज दैट मेंबर्स हैव इन कॉमन इज नोन एज। संगठन में व्यवहार, आपसी धारणा और मूल्यों का सामान्य पैटर्न जो कि सदस्यों के बीच सर्व सामान्य है क्या कहलाता है। ठीक है, तो हम इसके ऑप्शंस की बात करते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, यानी कि संगठन का वातावरण। दूसरा ऑप्शन है आपका ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, यानी कि संगठन की संस्कृति। तीसरा ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस, जिसका मतलब होता है संगठन की प्रभावशीलता। और लास्ट ऑप्शन है आपका फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन मैट्रिक्स, जिसका हिंदी में मतलब है संगठन का साचा। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको इसमें कौन सा आंसर सही लग रहा है और कमेंट बॉक्स में उसको लिख दीजिएगा। ठीक है, तो आप अपने आंसर अलग लिखते जाइएगा और लास्ट में मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो अगर हम बात करें कि ऐसा जनरल पैटर्न जो कि बिहेवियर की बात करता है, शेयर्ड बिलीफ्स की बात करता है और मेंबर्स के वैल्यूज की बात करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? संगठन की संस्कृति, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे जाहिर सी बात है क्वेश्चन में बिहेवियर की बात हो रही है, बिलीव्स की बात हो रही है, वैल्यूज की बात हो रही है। ठीक है, तो जहां भी बिहेवियर या वैल्यूज की बात होती है तो एक तरह से हम एक कल्चर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में क्या क्या होता है। तो अगर हम कल्चर की बात करें ऑर्गेनाइजेशन के, तो फिगर से समझते हैं। तो यहाँ पे लीडरशिप होती है, इंसेंटिव्स की बात होती है, वर्किंग रिलेशनशिप की बात होती है, कैपेबिलिटीज की बात होती है और ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन वैल्यूज की बात होती है। ठीक है, चलिए थोड़ा और डीप में समझते हैं हम ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर हमारा क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इज अ ग्रुप ऑफ इंटरनल वैल्यूज एंड बिहेवियर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इंटरनल वैल्यूज का एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर्स का इट इंक्लूड्स एक्सपीरियंसेस, वेज ऑफ थिंकिंग, beliefs and future expectations. It also initiative with repetitive habits and emotional responses. We also called it corporate culture. तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को हम कॉर्पोरेट कल्चर भी बोलते हैं। तो वो सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन बिहेवियर्स की बात करें, ह्यूमन वैल्यूज की बात करें, बिलीव्स की बात करें, ठीक है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस की बात करें, वो सब आपके ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में आ जाती हैं। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है हु प्रोपाउंडेड थ्योरी जेड, यानी कि जो जेड सिद्धांत था, थ्योरी जेड का सिद्धांत जो था वो किसने प्रतिपादित किया था। तो पहला ऑप्शन है हमारा विलियम ओची। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है पीटर एफ ड्रकर, तीसरा ऑप्शन है आपका जोसेफ एच जीरो और चौथा ऑप्शन है आपका डॉगलस मैकग्रेगर। ठीक है, तो इसमें से हमारा जो आंसर हो जाएगा कि जेड थ्योरी किसने दी थी। तो मैंने इससे पहले वाले पार्ट में आपको समझाया था कि थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई किसने दी थी। ठीक है, तो थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई पूछा होता तो हमारा आंसर क्या हो जाता? डॉगलस मैकग्रेगर हो जाता। ठीक है, क्योंकि मैकग्रेगर ने ही थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई दी थी। लेकिन अगर हम थ्योरी जेड की बात करें तो थ्योरी जेड हमारी विलियम ओची ने दी थी। तो यहाँ पर आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो हु प्रोपाउंडेड जेड थ्योरी, तो विलियम ओची ने जो है जेड थ्योरी दी थी। चलिए अब हम समझते हैं कि जेड थ्योरी क्या होती है। इससे पहले हम समझ चुके हैं कि थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई क्या होती है और उसमें क्या क्या चीजें होती है। तो आज हम बात करेंगे थ्योरी जेड की।
द थ्योरी जेड वॉज इन्वेंटेड बाय द अमेरिकन इकोनॉमिस्ट एंड मैनेजमेंट प्रोफेसर विलियम ओची। तो जो थ्योरी जेड को जो है विलियम ओची ने इन्वेंट किया था और ये अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे, एक मैनेजमेंट के प्रोफेसर थे, ठीक है। फॉलोइंग द एक्स एंड वाई थ्योरी बाय डॉगलस मैकग्रॉगर इन द 1960, और इन्होंने थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई को फॉलो किया था जो कि मैकग्रॉगर ने दिया था 1960s में। द थ्योरी जेड वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द 1980s बाय विलियम ओची। तो विलियम ओची के द्वारा 1980 में जो है थ्योरी जेड को इंट्रोड्यूस कराया गया था। थ्योरी जेड इज एन इंटीग्रेटेड मॉडल ऑफ मोटिवेशन। तो ये मोटिवेशन का एक इंटीग्रेटेड मॉडल है। तो अगर हम विलियम ओची की बात करें तो विलियम ओची ने थ्योरी जेड में ज्यादा फोकस ह्यूमन पे किया था, ह्यूमनिज्म पे किया था, कि जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, उनको हमें ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई करना है, तो उनके बारे में इसमें ज्यादा बात हुई थी। थ्योरी जेड सजेस्ट दैट लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशंस आर ह्यूमन सिस्टम and their effectiveness depends on the quality of humanism used। तो जितना हम ह्यूमनिज्म यूज करेंगे उतना ज्यादा हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, ठीक है। दिस थ्योरी emphasizes the significance of a lenient relationship between the leaders and the subordinates। तो इसमें लीडर्स और सबऑर्डिनेट्स के रिलेशनशिप की बात हुई थी। and assumes that the workers are motivated by a strong social relationship with the organization। यानी कि वर्कर्स से अगर हम एक स्ट्रॉन्ग सोशल रिलेशनशिप बनाएंगे तभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, ठीक है। प्रोफेसर ओची सेड दैट वर्कर्स रियली वांट मोर देन जस्ट द सेटिस्फैक्शन ऑफ वर्किंग प्रोडक्टिवली। तो हमारे जो वर्कर्स वांट टू बी इन्वॉल्व इन देयर ओन डेस्टिनी, ठीक है। तो प्रोफेसर ओची का कहना था कि वर्कर्स ज्यादा सेटिस्फैक्शन वांट करते हैं, जितना हम उन्हें देते हैं उससे ज्यादा उनको हमें सेटिस्फाई करना चाहिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव वर्क ऑर्गेनाइजेशन में कर सकें, ठीक है। तो आई होप आपको थ्योरी जेड समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अनदर नेम फॉर मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन इज। तो मैट्रिक्स संगठन का अन्य नाम क्या होगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है हमारा फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको नम्य संगठन कहते हैं शायद हिंदी में, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपका ज्योग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन, जिसको भौगोलिक संगठन कहते हैं। तीसरा ऑप्शन है आपका प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको परियोजना संगठन कहते हैं। और फोर्थ है आपका नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन की बात करें कि मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन हम इन तीनों में से किसे कह सकते हैं, तो फ्लेक्सिबल को नहीं बोल सकते, ज्योग्राफिक को नहीं बोल सकते, लेकिन प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन को हम मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। तो अनदर नेम मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि मैट्रिक्स संगठन को हम परियोजना संगठन भी बोल सकते हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। A matrix organization is a structure in which there is more than one line of reporting managers, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन का एक ऐसा स्ट्रक्चर जहां पर मोर देन वन बॉस होते हैं, यानी कि एक से ज्यादा बॉस होते हैं, जहां पर ज्यादा रिपोर्टिंग मैनेजर्स होते हैं जिनको आपको रिपोर्ट करना होता है, एक से अधिक मैनेजर्स को आपको रिपोर्ट करना होता है, तो वही स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। इफेक्टिवली इट मीन्स दैट द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैव मोर देन वन बॉस। तो ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए एक से ज्यादा बॉस होंगे, ठीक है। द मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज कॉम्प्लेक्स बट हेल्प्स इन अचीविंग द अल्टीमेट गोल। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है और कॉम्प्लेक्स भी है, क्योंकि सीधी सी बात है यहाँ पर एक से ज्यादा बॉस है, लेकिन अगर हम बात करें तो अल्टीमेट गोल अचीव करने के लिए ये मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा हेल्पफुल होती है। रीचिंग हायर प्रोडक्टिविटी, इट हैज वेरियस बेनिफिट्स। तो इसके बहुत से बेनिफिट है। This type of structure is used in organization which have diverse product lines and services। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर प्रोडक्ट्स ज्यादा, एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं जिन पे बिजनेस हो रहा है, ठीक है, और सर्विसेज हम कई तरह की प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस केस में मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा बेनिफिशियल होती है। चलिए अब हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी समझ लेते हैं। तो एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो क्लियर प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है। इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज का हम इफिशिएंट यूज करते हैं। जाहिर सी बात है, मोर देन एक से ज्यादा बॉस रहेंगे तो वो सब बार बार पूछेंगे कि भैया आपने ये काम किया कि नहीं किया, ठीक है। फ्री फ्लोइंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन फ्रीली फ्लो करती है।
ट्रेनिंग फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर्स, और जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग अच्छे से हुई रहती है। रिटेंशन ऑफ टीम्स, टीम्स का रिटेंशन होता है, ठीक है। अब हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स रिपोर्टिंग स्टाइल, तो इसकी रिपोर्टिंग स्टाइल क्या होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब एक से ज्यादा बॉस रहेंगे तो हमें कई जगह रिपोर्टिंग करनी रहती है, 2-3 मैनेजर को रिपोर्टिंग करनी रहती है, तो एक कॉम्प्लेक्सिटी पैदा हो जाती है, ठीक है। स्लो रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स टाइम भी स्लो होगा और एडवाइस भी लेने में टाइम लगेगा, क्योंकि एक से ज्यादा बॉस है तो सब बैठ के मीटिंग करेंगे, डिस्कस करेंगे, तब जाकर के कोई फाइनल एडवाइस लेंगे, ठीक है, डिसीजन लेंगे। कॉन्फ्लिक्ट गाइडेंस, तो कॉन्फ्लिक्ट होने के भी चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि 2 बॉस हैं तो दोनों एक ही जैसा कहेंगे, एक कुछ और कह सकता है, दूसरा कुछ और कह सकता है, तो इसमें लड़ाई होने के यानी कि कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। पोटेंशियल पावर स्ट्रगल्स, तो जो पोटेंशियल पावर है उसका स्ट्रगल ज्यादा होता है, क्योंकि सपोज दैट एक एम्प्लॉय है, अगर वो अच्छा काम कर रहा है, सपोज दैट एक बॉस को तो पसंद आ रहा है, दूसरे को नहीं पसंद आ रहा है, ठीक है, तो वो उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, तो वही कहा है जगलिंग प्रायोरिटीज, ठीक है। तो ये आपके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो गए। चलिए अब मैं बात करती हूँ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की, तो मैंने ये भी एक्सप्लेनेशन में डाल दिया है ताकि कभी स्ट्रक्चर के टाइप्स भी पूछा जाए मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के, तो वो भी आप बता सकें। तो अगर हम टाइप की बात करें तो सबसे पहला जो टाइप है वो है आपका वीक, तो इसके नाम से ही क्लियर है, इन अ वीक मैट्रिक्स द टीम लीड हैज लिमिटेड अथॉरिटी ओवर द प्रोजेक्ट, तो जो वीक मैट्रिक्स होगा उसमें एक लिमिटेड अथॉरिटी दी जाएगी मैनेजर्स को प्रोजेक्ट की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बैलेंस्ड, अब इसमें बैलेंस्ड अथॉरिटी होगी। इन अ बैलेंस्ड मैट्रिक्स द टीम लीड एंड लीडरशिप हैव इक्वल अथॉरिटी, तो दोनों को लीडर और लीड जो कर रहा है दोनों को इक्वल अथॉरिटी रहेगी बैलेंस्ड मैट्रिक्स में। और नेक्स्ट है आपका स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स, स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स में क्या होगा, इन अ स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स द टीम लीड हैज द मोस्ट अथॉरिटी ओवर द प्रोजेक्ट, तो जो लीड कर रहा है टीम को उसको ज्यादा अथॉरिटी होगी एज कंपेयर टू लीडर, ठीक है। तो आपकी 3 टाइप की मैट्रिक्स होती है, एक आपकी वीक होती है, दूसरी आपकी बैलेंस्ड होती है और तीसरी आपकी स्ट्रांग होती है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हेनरी फ्योल इज नोन फॉर, हेनरी फ्योल को किस लिए जाना जाता है, क्या साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है, क्या रेशनलाइजेशन के लिए जाना जाता है, या इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी या ग्रुप डायनेमिक्स के लिए जाना जाता है, या फिर आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है, ठीक है। यानी कि हेनरी फ्योल क्या वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए जाने जाते हैं, कि विवेकीकरण के लिए, कि औद्योगिक मनोविज्ञान या समूह गत्यात्मकता के लिए, या फिर आपका प्रबंधन सिद्धांतों के लिए जाने जाते हैं। तो अगर हम हेनरी फ्योल की बात करें तो सीधी सी बात है, इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे मैनेजमेंट के, ठीक है। तो इनको तो हम सिर्फ प्रिंसिपल्स के लिए ज्यादा अच्छे से जानते हैं, क्योंकि इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे और वो एग्जाम में बहुत पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के लिए हम हेनरी फ्योल को जानते हैं। चलिए अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, जनरल रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिस वर्क्स आर स्पेसिफाइड इन, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जनरल रूल्स और रेगुलेशंस जो बनाए जाते हैं ऑफिस में वर्क करने के लिए वो किसमें स्पेसिफाई होते हैं, ठीक है, किसमें लिखे होते हैं। कार्यालय कार्य के निष्पादन हेतु सामान्य नियमों एवं विनियमों का उल्लेख किया जाता है, तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशनल मैनुअल में किया जाता है यानी कि संगठन की नियमावली में, या फिर वो ऑफिस मैनुअल में किया जाता है कार्यालय नियमावली में, या फिर आपका ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में किया जाता है, या फिर मैनेजमेंट गाइडलाइन में किया जाता है। तो सीधी सी बात है, इसके तो क्वेश्चन में इसका आंसर छुपा हुआ है, ठीक है। तो अगर जनरल रूल्स और रेगुलेशंस की बात हो रही है, वो भी किसके, ऑफिस के, तो ऑफिस के रूल्स और रेगुलेशंस की बात हो रही, तो सीधी सी बात है ऑफिस मैनुअल में ही लिखे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑफिस मैनुअल। तो कार्यालय की जो नियमावली होती है यानी कि ऑफिस की जो मैनुअल होता है उसी में सारे जनरल रूल्स और रेगुलेशंस लिखे होते हैं, इंटरनल ऑफिस में जो वर्क करना है उसको किस तरह से करना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले हम समझ लेते हैं कि ऑफिस मैनुअल होता क्या है, ठीक है। एन ऑफिस मैनुअल मीन्स अ हैंडी फॉर्म ऑफ बुक और बुकलेट containing information relating to the policy, organization system, routines and procedures, methods and standards and the rules and regulations regarding employment। तो जो ऑफिस में एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं उनके लिए रूल्स और रेगुलेशंस या फिर ऑफिस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो सब उसी बुक में लिखे होते हैं जो हमारी ऑफिस मैनुअल होती है, ठीक है। An office manual is prepared to help the employees know all relevant information
रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एम्प्लॉयज की मदद करती है ऑफिस के रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में जानने के लिए। इट्स सेटअप, स्ट्रक्चर एंड हाउ ही फिट्स इनटू इट। तो उन्हें ऑफिस में कैसे सेटअप करना है सारी चीजें, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, तो ये सारी चीजों का जवाब ऑफिस मैनुअल से ही मिल पाता है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो देखिए हर क्वेश्चन के साथ मैंने ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको समझाने की कोशिश की है, तो आई होप आपको समझ में आएगा कि मैंने कितनी मेहनत की है और आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द प्रोसेस दैट इंटेल्स अ प्रॉपर एंड रेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द स्टाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड। यानी कि वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत किसी संगठन के कर्मचारियों के मध्य कार्य का विभाजन उचित एवं विवेकपूर्ण ढंग से किया जाता है, वो क्या कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका हम। तो वो क्या इंटरनल ऑडिट कहलाता है, इंटरनल चेक कहलाता है, इंटरनल इवैल्यूएशन कहलाता है, या इंटरनल मैनेजमेंट कहलाता है। तो इंटरनल ऑडिट जिसमें ऑडिटिंग होती है, ठीक है, उसको इंटरनल ऑडिट बोलते हैं। इंटरनल इवैल्यूएशन जब इवैल्यूएट किया जाता है कुछ भी, तो वो इंटरनल इवैल्यूएशन कहलाती है। और जब मैनेजमेंट की बात होती है इंटरनल, तो इंटरनल मैनेजमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रुप्स की बात हो रही है कि ऐसा प्रोसेस जो एक प्रॉपर और रेशनल डिस्ट्रीब्यूशन करता है वर्क का मेंबर्स के बीच में ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो क्या कहलाता है। तो वो ना इंटरनल ऑडिट कहलाएगा, ना इवैल्यूएशन हो रहा है, ना ही कोई मैनेजमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी। आंसर हमारा हो जाएगा इंटरनल चेक, यानी कि आंतरिक रोकथाम। तो इंटरनल चेक ही आपका एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम रेशनल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वर्क का मेंबर्स के बीच में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। PERT यानी कि PERT इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर। तो ये जो तकनीक है PERT, इसका प्रयोग किया जाता है किस लिए। तो पहला ऑप्शन है क्वालिटी मैनेजमेंट यानी कि गुणवत्ता प्रबंधन के लिए। दूसरा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यानी परियोजना प्रबंधन के लिए। तीसरा है डिसीजन मेकिंग यानी डिसीजन लेने के लिए। चौथा है आपको ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन के लिए। ठीक है, तो अगर हम इसमें आंसर की बात करें तो ये जो PERT टेक्निक है ये आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यूज की जाती है। ठीक है, चलिए इसका फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। PERT टेक्निक आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यूज की जाती है। तो इसका फुल फॉर्म है आपका प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। तो इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। चलिए अब समझते हैं इसमें होता क्या है। तो इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट द प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक और PERT इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द टाइम इट टेक्स टू फिनिश अ पार्टिकुलर टास्क और एक्टिविटी। तो कोई भी प्रोजेक्ट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कितने टाइम में, कितनी ड्यूरेशन में वो कंप्लीट हो पाएगा, हम अपने ऑब्जेक्टिव को कब कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, वही जो टाइम हम कैलकुलेट करते हैं वो हम प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक से ही कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक टाइम ड्यूरेशन को फाइंड करके बताती है कि हाँ इतना टाइम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में लगेगा। It is a system that helps the proper scheduling and coordination of all tasks throughout a project. It also helps in keeping track of the progress or lack thereof of the overall project. तो ये हमारी प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को भी ट्रैक करने में हेल्प करती है। ठीक है, और ओवरऑल प्रोजेक्ट हमारा कि कब कंप्लीट होगा, ये सारी चीजें हमें इस टेक्निक की मदद से हम जान सकते हैं आसानी से। तो टोटल आज 7 क्वेश्चन ही थे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा से ज्यादा क्लियर हुए होंगे। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की और वीडियोस देखने के लिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका 7 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।